कोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने पूछा वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों, कोरोना की जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण क्यों नहीं। पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं, कल लाइनों में न लगे लोग, वैक्सीन आने के बाद बताएंगे। दिल्ली में आप विधायक शोएब इकबाल ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बीजेपी ने ठहराया सही। देश भर में कोरोना का कहर जारी, बढ़ते मामलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सस्पेंशन 31 मई तक बढ़ा। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वैक्सीन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन कल से शुरू होना है। अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। तो यहाँ सीएम ने कहा कि हम लगातार कंपनी के संपर्क में हैं, हमें उम्मीद है कि वैक्सीन कल या परसों तक आ जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है। और इस बीच सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। 1 मई से यानी कि कल से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है। अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी, उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस की अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबको लगाएंगे वैक्सीन। उसकी पूरी तैयारी की हुई है, सबको वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। ये ना हो कि कल से आप लाइनों में लगे, से अभी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि कल या परसों तक आ जाएगी और कंपनी के लगातार हम लोग टच में हैं और वो जल्दी आएगी। दोनों कंपनियां, 2 वैक्सीन हैं अपने पास, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और उनसे, दोनों कंपनियों से हमने शेड्यूल मांगा है कि वो अगले 3 महीने के अंदर कब सप्लाई कर सकती हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे प्रयास हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम टीका लगा दें, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें। 3 महीने का हमने टारगेट लिया है। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग भी हम लोगों ने कर ली है। जो भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि जो दोनों कंपनियां हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन बना के देती हैं। अगर उन्होंने समय पे
सफिशेंट मात्रा में हमें उपलब्ध कराई वैक्सीन, तो हम कोशिश करके 3 महीने में दिल्ली के लोगों को सबको वैक्सीन लगा देंगे। और हमने देखा है कि किस तरह से जिनको वैक्सीन लग जाती है वो काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको दोबारा कोरोना नहीं होता, लेकिन अगर कोरोना होता है तो वो जानलेवा नहीं होता, किसी तरह का खतरा नहीं है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपने आसपास के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सब लोगों को वैक्सीन लगाने को कहें। और दूसरा, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अगर सभी दिल्लीवासी सहयोग करेंगे तभी हम इसको मिलके अगले 3 महीने के अंदर पूरा कर पाएंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, इतनी बड़ी एक्सरसाइज को 3 महीने में कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सब मिलके करेंगे तो ज़रूर ये पूरा होगा। बस आपसे यही निवेदन है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भीड़ मत लगाइएगा इन सेंटरों में, सबको लगाएंगे, हर व्यक्ति को लगाएंगे। और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलके ये पूरा कार्यक्रम कर रही है, हम सब मिलके करेंगे तो इसमें हम सब लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि धर्मस्थल बंद कर दिए गए हैं तो यात्रा कैसे हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदत है कि महामारी पर राजनीति करती है, महाकुंभ को स्थगित क्यों नहीं किया गया। अब किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को ध्यान में रखा जाए। एक तरफ वो महाकुंभ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो नाटक कर रहे हैं 4 धाम की यात्रा के, तब जबकि स्वयं भारत सरकार ने यह आदेश दे चुका है कि सभी मंदिर, धर्मस्थल बंद रहेगा। तो जब मंदिर बंद रहेगा तो 4 धाम की यात्रा तो पहले ही से बंद है, तो नई घोषणा करने की जरूरत कैसे पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि मौत पे, महामारी पे राजनीति करने का। अगर उन्हें बंद ही करना था तो उन्होंने महाकुंभ को क्यों नहीं स्थगित किया। आज महाकुंभ से जो लोग निकले हैं वो कहाँ कहाँ गए हैं, उनको कहाँ कहाँ क्वारंटाइन में डाला गया है, क्या उनकी जांच हुई है। संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का देन है, वो प्रमाणित हो चुका। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर गांव कस्बों तक पूरा उत्तर प्रदेश इन दिनों कोरोना वायरस से बेहाल है। और इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रणनीति बनाई है। उन्होंने टीम 11 का पुनर्गठन कर टीम 9 बनाई है। आपको बता दें, नई टीम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जिम्मेदार अफसर लोगों तक मदद पहुंचाएंगे। और सीएम योगी ने आम लोगों तक हर तरह की सीधे सहायता पहुंचाने के लिए टीम 9 को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी है। टीम 9 में चिकित्सा, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में भी अफसरों की कमेटी बनाई गई है। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके लोगों का भला किया जा रहा है। 2 शिक्षक की जान गई, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनकी जानें गई हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। देखिए, कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने सरकार से मांग किया, और जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी आगे आकर, चाहे आम आदमी हो, जनमानस हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, सभी जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके, कांग्रेस के नेताओं को उत्साहित करके और लगातार लोगों की सेवा भाव में लगी हैं। चाहे जिन्हें इलाज की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सिलेंडर, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। और मैं समझता हूं उन्होंने कल ये ट्वीट करके सरकार से मांग भी की कि जो लोग शिक्षक चुनाव में रहे और चुनाव के मद्देनज़र उनको अपनी जान गंवानी पड़ी सरकार की एक बड़ी गलती के नाते, तो कहीं न कहीं सरकार को तत्काल उन्हें 50-50 लाख रुपए का अनुदान देना चाहिए और उनके परिवार को नौकरी देनी। हरिद्वार कुंभ के बाद जगह जगह कोरोना विस्फोट शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 श्रद्धालु में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 22 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और ये पूरा मामला विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्यारसपुर का है।
विदिशा जिला प्रशासन के अनुसार 83 तीर्थयात्री 3 अलग अलग बसों में से 11 से 15 अप्रैल के बीच हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। एक अधिकारी ने कहा कि ये पहले ग्यारसपुर से मुख्यालय कार में पहुंचे और फिर बस से मुख्यालय से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। तो यहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक तीर्थयात्री 25 अप्रैल को ग्यारसपुर लौट आई और इसी के बाद कुंभ गए। सभी लोगों का पता लगाया गया और उनका परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरिद्वार 83 श्रद्धालु गए, जिसमें से केवल 61 की ही जानकारी मिल पाई है। 22 का अभी तक पता नहीं चला है और हम उनका पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जिन 61 का पता चला उनमें से 60 कोरोना संक्रमित हैं और पॉजिटिव मिले 60 में से 5 की हालत बेहद ही गंभीर है। आपको बता दें, हरिद्वार कुंभ के दौरान कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे और इस दौरान कई साधु संतों की मौत भी हुई थी। माना जा रहा है कि जैसे जैसे श्रद्धालु कुंभ से लौटकर अपने अपने घर जाएंगे, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता जाएगा और ऐसे में हर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है और हरिद्वार में आने वालों का टेस्ट किया जा रहा है। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में बेड नहीं है तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो कई मरीजों को अस्पताल में जगह ही नहीं मिल पा रही है। वहीं लोगों को मेडिकल स्टोर से दवाइयां नहीं मिल रही हैं और इस दौरान लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, आजकल नहीं मिल रही मेडिसिन। मैं हौस खास में रहता हूँ, सब हौस खास के केमिस्ट के पास गया, उसके बाद ग्रीन पार्क के केमिस्ट के पास 3 जगह गया और अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि सबने बोला है कि यहाँ पे ऑल इंडिया केमिस्ट में मिलेगी हमें, क्योंकि ये नॉर्मल कोविड मेडिसिन नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन है जो मेरी वाइफ लेती है, स्टेरॉइड्स वाली है, तो ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है इस वक्त। क्या कोविड की मेडिसिन मिल रही है वो मुझे मालूम नहीं, पर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर बहुत यो रेमडेसिविर वगैरह बहुत ब्लैक में बिक रहा है। कोई 30,000 रुपये मांग रहा है, कोई 40,000 रुपये मांग रहा है, क्योंकि उसका जो रेट मुझे पता लगा है वो 3 या 4,000 के बीच में है। तो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये सब बहुत चल रहा है, क्योंकि मेडिसिन की सब जगह शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, तो सब जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है, दिल्ली में और बाहर भी। रेमडेसिविर हमारे पास नहीं, जो गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट पे अलाउड करा है वो वहीं मिलेगा। क्या पहले ये रेमडेसिविर उपलब्ध होता था आसानी से आपको? पहले से भी उपलब्ध नहीं होता था, आसानी से नहीं होता था। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है कि जिंक हो या फिर विटामिन की गोली है, वो सब जो पहले उपलब्ध थे वो अब दुकानों पे नहीं है, इसके बारे में नहीं है, अभी तो है बीच में। खबर दोपहर में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिन बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਤੁਸੀਂ जल्दी इसनूं लगा लो। मैं लगाए ने दोनों, तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ਲਈ अपने परिवार ਲਈ। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदे आवे ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित समागम जलंधर तो सीधा लाइव देखो। गुरमत संगीत 1 मई नूं दोपहरे 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ
ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण के खतरे और प्रभाव को देखते हुए दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ हापुड़ जिले में भी शुक्रवार शाम 8 बजे से 83 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए ये पहल की गई है। ये लॉकडाउन मंगलवार सुबह 7 बजे समाप्त होगा और इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों पर पुलिस नकेल कसी जाएगी। तो यहाँ आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान इसका सख्ती से पालन करवाने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर की सड़कों पर उतरेगी। गाजियाबाद में वहीं विशेषज्ञों ने अपील भी की है कि इस दौरान सड़कों को तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस संभाल लेगी, आप मंगलवार सुबह तक घर में रहिए। हम लोग बचेंगे जब आप लोग बचाइएगा तो ना, लॉकडाउन लगा दीजिएगा तो हम लोग कैसे फिर बचेंगे? गरीब आदमी को खाने पर आफत आ जाएगी। कहना चाहता हूँ लॉकडाउन लगाना भी ठीक है, लेकिन ये लोग कोरोना से नहीं तो भुखमरी से मर जाएंगे। हम जैसे लोग हैं जॉब करते हैं, अब जॉब भी नहीं रही है कहीं पे भी। अब मैं ना 1 साल से भटक रहा हूँ, कहीं पे कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा। फिर सरकार से फायदा ही क्या? अब हम लोग गाँव जाएंगे, इतनी मतलब भीड़ भाड़ है। अब वैसे नहीं तो ऐसे कोरोना होगा, मंडी में इतनी भीड़ रहती है। अब बताओ क्या कहें इसमें? यहाँ भी तो भीड़ है, यहाँ पे पुलिस वाले आते डंडे मारते हैं। अब बेचारे ये कहाँ जाएं? इनका घर नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली सरकार को फिर कुछ करना चाहिए इनके लिए, मतलब इतना तो करना चाहिए कि इनके लिए खाना पहुंचाए फिर घर घर पे। अब बेचारे कमाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बच्चों को लेके आए हैं, अब कहाँ जाएं? 1 साल से परेशान है, अब फिर दोबारा आए हैं अपने घर से, मतलब जैसे कि अपने घर से आए हैं 1 साल के बाद, अब फिर लॉकडाउन लगा दिया। अब ये कहाँ जाए बेचारे? रह गया, पब्लिक परेशान है, भूख से मर रही है, कुछ कोरोना से मर रही है। और जब कोरोना के देश में केस बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट के पास इसका कोई अभी समाधान नहीं है। कह रहे हैं वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन सब आदमी को नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन पूरी नहीं मिल पा रही है। और जो है मंडी के अंदर ये पुलिस ने आतंक ज्यादा मचा रखा है। ये आते हैं दुकानों पे देते हैं, देख लिया कि किसी ने मास्क आधा से जरा सा भी नीचे, लाओ 2000 रुपये, लाओ 1500 रुपये, लाओ 3000 रुपये। इस तरह से पुलिस ने मंडी के अंदर आतंक मचा रखा है। और इससे बचने का लिए क्या समाधान है, ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी। तो आइए अब आपको सीधे महाराष्ट्र ले चलते हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ज्यांना अपॉइंटमेंट मिळू शकेल त्यांनीच त्या केंद्रावर जावं, कारण खूप मोठ्या केंद्र आपले नसणार आहेत। 18 ते 44 साठी सुरुवात करायची म्हणून कदाचित एखादं केंद्र जिल्ह्यामध्ये असू शकेल। तो देश में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लोग अब भी सावधानी बरतने को राजी नहीं है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद गाजीपुर सब्जी मंडी में आई ये 3 तस्वीरें खुद ब खुद अपने आप में बयां कर रही हैं लोग किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है तो कई बगैर मास्क के भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और हैरत की बात तो ये है
की तस्वीरें उस शहर की हैं जहां पर कोरोना महामारी के चलते जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और इस बीच पुलिस की मुस्तैदी भी इतनी भीड़ में कहीं नजर नहीं आई, जो अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। तो उधर महाराष्ट्र में कोरोना का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है और ये महामारी लगातार खतरनाक रूप लेती जा रही है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। टोपे ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा है कि जुलाई या अगस्त में महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में हम सभी से उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। उधर बात अगर बांद्रा की करें तो बता दें कि बांद्रा में कोरोना का खतरा बढ़ा हुआ है। बावजूद इसके लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। तो उधर मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो गई है। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। इसकी जानकारी जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया। उन्होंने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की साफ तौर पर नाइंसाफी है। ओम शांति। वहीं इसी के अलावा मीडिया जगत के कई वरिष्ठ पत्रकारों और नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। बीजेपी नेता ने उनके निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि विश्वास नहीं हो रहा, आपको हर पल याद रखें। उधर दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में फलों और सब्जियों की खरीदारी करते समय लोग सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा है, लेकिन फिर भी लोग बिना मास्क के घर से बाहर नजर आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब के लुधियाना के होजरी उद्योग के मजदूर अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ निटवियर के अध्यक्ष का कहना है कि लुधियाना में 14 से 15,000 इकाइयां हैं, जिनमें से 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे 40 मजदूर चले गए हैं और हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं। हम नूरुल हुदा अंसारी क्या काम? सिलाई का काम करते हैं। इतने मजदूर क्या करें, काम नहीं है सर, मजबूरन जाना पड़ रहा है। इसीलिए जाना हम लोगों को ये हो गया, कम से कम 30, 35, 40% लोग चला गया। कहाँ? बिहार। कारण यही है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी करना ये मुश्किल हो गया है। रोड पे हम लोग को क्या करें, एक रोज मुश्किल हो रहा है, हर रोज का यही प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है 15,000 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पे टेंटेटिव तकरीबन 4.5-5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और आइए अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये अस्थायी तौर पर जिस तरीके से कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, और उसी हॉस्पिटल का ये निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारी उनको बाकायदा समझा रहे हैं। और उनके साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाएं हाथ पर जिस तरीके से सेना के जवान खड़े हैं, और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी पीछे खड़े हैं, और उनके साथ ही लखनऊ के डीएम भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधे लखनऊ से देख पा रहे हैं। ये डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया कोविड हॉस्पिटल है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था, और केंद्र सरकार के सहयोग से यह डीआरडीओ द्वारा यह कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं और बाकायदा जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ तमाम सारे अधिकारी मौजूद हैं, जहां पर इस बात की वो जानकारी दे रहे हैं, तमाम सारी सुविधाओं को लेकर के वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। तो तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं, ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं और पूरा जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों को जो एडमिट कराया जाएगा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से मशीनों को लेकर के, बेड को लेकर के बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम सारी सुविधाओं को लेकर के एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को सुविधाएं मुहैया होंगी, उन सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर के सतर्क नजर आते हैं, लगातार बैठक करते रहते हैं और आज उसी के चलते ये डीआरडीओ द्वारा निर्मित हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो पंजाब के पटियाला में किसानों का संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारों की संख्या में आज किसान ट्रैक्टरों में पटियाला पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी की तरफ कूच किया और उनकी जमीनों को कम कीमत पर खरीदने के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। तो यहाँ पुलिस ने लगातार किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। और एक तरफ तो पूरे पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ भारी संख्या में पहुंचा किसानों का हुजूम कहीं और कोई मुसीबत खड़ी न कर दे। तो यूपी के मथुरा में पंचायत चुनाव के दौरान विवाद का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला अर्जुनिया गांव का है। जब कल पंचायत चुनाव में वोटिंग हो रही थी तो इस दौरान पुलिसकर्मी और मतदाता के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी। तो यहाँ आपको अभी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें पुलिसकर्मी किस कदर फायरिंग करते हुए दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख कर लेते हैं उसी खबर का, जहां यूपी के मथुरा में पंचायत चुनाव के दौरान विवाद का मामला दरअसल सामने आया था और उसका अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला अर्जुनिया गांव का है। जब कल पंचायत चुनाव में वोटिंग हो रही थी तो इसी दौरान पुलिसकर्मी और मतदाता के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस कदर फायरिंग करते हुए दिख रहा है। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया। तो उधर पंजाब में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए केंद्र और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में मलोट में भी 30% के करीब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और इसी कड़ी में पंजाबी फिल्म स्टार गग्गू गिल ने भी वैक्सीन की डोज लगवाई है और लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
मैं समझदा कि कोरोना तो बचन ਲਈ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਇਹ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ उधर यूपी के जालौन में वैश्विक महामारी कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दी है और ऐसे में फीवर और जुकाम से परेशान लोग अपनी टेस्टिंग कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में जांच करवाने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं, तो यहाँ टेस्टिंग के दौरान भी लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं और जिससे इस महामारी के बढ़ने की और आशंका बढ़ गई है। तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। वही लोगों को जांच कराने के लिए 5 से 7 घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है। कोविड टेस्ट करवाने के लिए आएंगे बट क्राउड इज देयर, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। और पहले पॉजिटिव आया था, अभी दोबारा से जांच कराने आए हैं लेकिन जांच में कम से कम बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। ऑलरेडी सिचुएशन काफ़ी बैड है यहाँ पे और हम लोग ये सोच रहे थे कि प्रशासन को देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिले, जांचें हों और इलाज की व्यवस्था बेहतर हो। सर सुबह से हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ व्यवस्था एकदम गड़बड़ा गई है, कोई सिस्टम ही यहाँ पे नहीं है। अब आदमी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है किसका नाम पुकारा जा रहा है। जो साउंड बॉक्स लगा रखे हैं वो अंदर लगा रखे हैं, आवाज़ भी दूर तक नहीं जा रही, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। इस तरह से कम से कम प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि व्यवस्था ढंग से बनाए। ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत महामारी है, महामारी के दौरान इस तरह से व्यवस्था करना ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा घातक हो जाएगा जनता के लिए। तो इसके लिए हम यही प्रशासन से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से। उधर यूपी के बस्ती जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बीते दिन पंचायत चुनाव होने के बाद एक बदमाश बैलेट बॉक्स लेकर ही मतदान केंद्र से फरार हो गया। तो यहां मतदान केंद्र पर तैनात तमाम सुरक्षाकर्मी की आंखों के सामने उपद्रवी बैलेट बॉक्स लेकर फरार हो गया। वहीं प्रशासन अब इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नजर नहीं आ रहा और ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के उन फैसलों पर संदेश जाहिर किया है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 की व्याख्या की गई है। इस फैसले में कहा गया था कि ये धारा तभी लगाई जा सकती है जब अपराध केवल इस आधार पर किया गया हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य था। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि अगर ये फैसले स्वीकार किए जाते हैं तो ये SSC ST के लोगों के प्रति किए जाने वाले अपराधों को कमरतर करने जैसा होगा। तो ये सभी फैसले 2 जजों की पीठों के हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसले में कहा कि यह प्रावधान तब तक लागू रहेगा जब तक व्यक्ति की जातिगत पहचान अपराध की घटना के आधारों में से एक है, यानी कि यह पता होना चाहिए कि SC ST समूह से है। तो वही कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इस आधार पर धारा 3 के संरक्षण से इनकार करते हैं तो यह मानने से इनकार करने जैसा होगा कि किस तरीके से सभी समाज असमानताएं एक साथ जुड़कर एक नतीजा पैदा करती हैं, यानी कि व्यक्ति का दलित होना, गरीब होना, महिला होना और विकलांग होना, ये सभी कारक आपस में जुड़कर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जो सामान्य जाति वाले व्यक्ति को उनके खिलाफ अपराध करने को प्रेरित करता है। और उधर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरोपियों में से 2 लैब टेक्नीशियन हैं, जबकि तीसरा टेस्टिंग लैब में डॉक्टर और एप्लीकेशन साइंटिस्ट है। ये सभी आरोपी प्रयोगशाला में नकली लेटर हेड पर कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करते थे।
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने खिलाफ हुए एक्शन पर रोक की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो यहां हाईकोर्ट ने मांग की कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है। इसके साथ ही परमवीर सिंह ने सीबीआई को आदेश देने की मांग की है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को रोकने की आपराधिक साजिश थी। तो यहाँ इसकी जांच की जाए। और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले संदिग्ध कार के मामले में आरोपी सचिन वाजे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मिलीभगत का आरोप लगाया था। यही नहीं, सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख की ओर से सचिन वाजे को हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था। हालांकि शिवसेना ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यह बात उन्होंने पद पर रहते हुए क्यों नहीं कही थी। परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था। तो यहां अदालत के आदेश के बाद ही अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद एनसीपी के ही कोर्टों से दिलीप वलसे पाटिल को राज्य के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई थी। बता दें कि सचिन वाजे और उनके कई सहयोगी अफसर फिलहाल एनआईए की हिरासत में हैं। संदिग्ध कार के अलावा मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो नेपाल में कोरोना संक्रमण मामलों में लगातार उछाल आ रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पड़ोसी देश नेपाल के सीमांत कंचनपुर जिले में भी लॉकडाउन लागू हो गया है। नेपाल प्रशासन ने बनबसा और टनकपुर सीमा से भारतीयों के नेपाल में प्रवेश पर अब रोक लगा दी है। अलबत्ता भारत से नेपाल जाने वाले नेपाली नागरिकों को सीमा पर कोविड की जांच और कोविड से बचाव के नियमों के तहत नेपाल में प्रवेश दिया जा रहा है और इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति है। तो यहाँ काठमांडू में वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो यहाँ निषेधात्मक आदेश लागू हुआ जो 29 अप्रैल को सुबह 6 बजे से शुरू होगा और 12 मई की आधी रात को समाप्त होगा। नेपाल में इस समय 30,000 से अधिक सक्रिय कोरोना वायरस के मामले हैं। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति जो बाइडेन के 100 दिनों के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध में और नजदीकी आई है। ये कहना है कि अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी का। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच हुई बातचीत एक वैश्विक व्यापक पार्टनरशिप को दर्शाती है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि इन 100 दिनों में भारत पर एक ठोस ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों में भारत पर ठोस ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ राष्ट्रपति बाइडेन ने निश्चित रूप से कल रात स्टेट ऑफ यूनियन में भारत का उल्लेख किया। मुझे लगता है कि आप उसमें दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी और प्रतिबद्धता को देख सकते हैं। तो यहाँ प्राइस ने कहा कि खुद जो बाइडेन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। तो यहाँ अमेरिकी राष्ट्र सचिव टोनी ब्लिंकेन ने अपने समक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कई बार बात की है और यहाँ उस स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत जॉन केरी इससे पहले कभी भी भारत में इतने समय तक नहीं रुके थे। तो कोरोना महामारी संकट का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देशों और दिग्गज कंपनियों ने हाथ बढ़ाया है। दरअसल ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत दुनिया के करीब 40 देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। हमारे पड़ोसी देश मॉरिशस, बांग्लादेश और भूटान के साथ पाकिस्तान की ओर से भी सहायता की पेशकश की गई है। अब संयुक्त अरब अमीरात से वेंटिलेटर और कैविपिराविर दवाओं की खेप भारत पहुंच चुकी है। तो यहाँ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ने एक स्पेशल कार्गो दिल्ली पहुंचा, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाओं का बड़ा जखीरा शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली और वाशिंगटन के बीच नजदीकियां बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। ब्राजील से निकले कोरोना वायरस के P1 स्वरूप से SARS-CoV-2 के अन्य स्वरूपों की तुलना में अधिक संक्रामक होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ये वायरस से पूर्व में हुए संक्रमण से हासिल प्रतिरोधक क्षमता से बचने में सक्षम हो सकता है। ये दावा किया जा रहा है कि नए मॉडलिंग अध्ययन में
साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में P1 की विशेषता और उसके गुणों को जानने के लिए ब्राजील के मनाउस शहर से आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग डेटा के 184 नमूनों को भी शामिल किया गया है। मनाउस बड़े पैमाने पर दूसरी लहर के प्रकोप का सामना कर रहा है और जिसमें प्रतिदिन होने वाली मौतों के अधिक संख्या और स्वास्थ्य के ध्वस्त होने के उदाहरण भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ डेनमार्क में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और ब्राजील के सहकर्मियों ने पाया कि आनुवांशिक रूप से P1 कोरोना वायरस के पिछले स्वरूपों से अलग है। उन्होंने कहा कि इसके 17 उत्परिवर्तन हासिल किए गए हैं और इनमें से स्पाइक प्रोटीन के 417T, E484K और N501Y में उत्परिवर्तन शामिल है। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में मदद करता है। तो भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। तो यहाँ आपको बता दें कि ब्राजील वेरिएंट सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है और ऐसे में आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के साथ बेहद ही खतरनाक साबित हुआ है और ऐसा एक स्टडी में दावा किया गया है। तो भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अब दूसरे देशों को संक्रमित करना शुरू कर रहा है। दरअसल भारत में मिले कोरोना स्ट्रेन B1617 ने अपने 2 नए म्यूटेंट रूप बना लिए हैं और ये म्यूटेंट स्ट्रेन इंग्लैंड में भी मिले हैं। दोनों स्ट्रेन की वजह से इंग्लैंड में करीब 250 लोग संक्रमित हुए हैं। अब इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ विभाग ने कहा है कि हम इन दोनों वेरिएंट की जांच कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं वेरिएंट की वजह से भारत में हर दिन 3 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि इन दोनों नए म्यूटेंट स्ट्रेन को मिलाकर हम 13 नए स्ट्रेन की जांच कर चुके हैं। भारत से आए 2 नए म्यूटेंट कोरोना वायरस का नाम है B16172 और B16173 पहले म्यूटेंट वायरस, जबकि B16172 की वजह से ब्रिटेन में 202 लोग बीमार हो गए हैं और दूसरे म्यूटेंट वायरस B16173 की वजह से 5 लोग बीमार हैं। इंग्लैंड में B16117 स्ट्रेन की 172 कोरोना मरीज भी हैं, जबकि कुछ और लोगों की जांच परिणाम अभी सामने आनी बाकी है और जो परिणाम सामने आए हैं उनमें ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के मुख्य स्ट्रेन B1617 ने ही इस समय तबाही मचा रखी है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही भारत में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 2 लाख पार कर गई है और ये वेरिएंट्स फिलहाल मौजूद सभी ज्यादातर टीकों से कमजोर हो सकते हैं। उन्होंने एक हद तक निष्क्रिय किया जा सकता है। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली दवा कंपनी का भांडाफोड़ किया है। तो यहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए यहां से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पूछताछ की जा रही है। तो यहाँ इनके पास 196 रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। नकली इंजेक्शन की मार्केट में सप्लाई हो रही थी और इस मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा गठित की गई स्पेशल टीम ने उत्तराखंड के कोटद्वार में दवा फैक्ट्री पर छापा मारा और यहां से पुलिस टीम ने 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं और इसी के साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सबसे पहले ये जो ऑपरेशन था उसके बारे में आप लोग को बताना चाहूंगी। हमें क्राइम ब्रांच में इंफॉर्मेशन मिली थी कि बहुत ही हैवी प्राइस के साथ रेमडेसिविर मार्केट में बेची जा रही है। तो हमने इनिशियली काम शुरू किया था ब्लैक मार्केटिंग को लेके। 23 तारीख को 2 लोग अरेस्ट हुए, शोएब खान और मोहन झा। इन लोगों से बात करके हमें पता चला कि इनको आगे पुष्कर नाम के एक आदमी ने, जो कि जलगांव से हैं, उन्होंने ये सारी जो दवाइयां थी सप्लाई की थी। 25 तारीख को डिफरेंट जगह पर रेड्स करके मनीष गोयल और पुष्कर को अरेस्ट किया हमारी इंटरस्टेट सेल ने। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।